शुरू। मैं आप लोगों को आज टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ और आप लोग इसको जान करके जो है कि इससे कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं टेंस, स्पेलिंग है TNSE, और इसी को हिंदी में हम काल या समय कहते हैं। ये टेंस जो है इंग्लिश में 3 तरह का होता है, मैंने काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और सेकंड है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। इसका मतलब आप लोगों ने जान लिया कि टेंस जो है 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की स्पेलिंग है PRESENT और पास्ट टेंस की स्पेलिंग है PSTNSE। थर्ड है फ्यूचर टेंस, FUTURETNSE। तो ये हो गया आपके टेंस। वर्तमान काल पहले आता है प्रेजेंट टेंस, जिसको इंग्लिश कहते हैं। उसकी पहचान है कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में है या हूँ या हो आता है, ऐसे वाक्यों को हम वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, वो समय जो बीत गया हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान है ऐसे वाक्य जिनके अंत में था, थी, थे अथवा या ये आया हो, ऐसे वाक्य को हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा फ्यूचर टेंस, माने आने वाले समय को फ्यूचर टेंस इंग्लिश में और हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। तो और फ्यूचर टेंस की स्पेलिंग है FUTURETNSE, भविष्यकाल। इसकी पहचान है वैसे वाक्य जिनके अंत में गा या गे या गी आया हो, उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि जो है टेंस 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस की हिंदी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस की हिंदी जो है भविष्यकाल। अब आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ टेंस, माने एक टेंस जो कितने जो है वो और अन्य प्रकार के होते हैं। इसमें है प्रेजेंट टेंस के जो है 4 भाग हैं, और फ्यूचर टेंस के 4 भाग हैं। फ्यूचर जो है वो पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। पहले हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में जो है पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अंतिम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोगों ने जाना कि जो है वो प्रेजेंट टेंस के 4 जो उपभाग होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हम काइंड्स ऑफ जो है पास्ट टेंस भी है, यानी पास्ट टेंस की भी जो है 4 भाग हैं। पहला है पास्ट, माने इसी प्रेजेंट के स्थान पर हम जो पास्ट 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 लिखते चले जाएंगे तो पास्ट के 4 भाग आ जाएंगे। जैसे पहला है जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, और अंतिम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी तरह से जो फ्यूचर के भी 4 भाग हो जाएंगे। यही जो है जहाँ प्रेजेंट लिखा गया है तो वहाँ हम जो है फ्यूचर जोड़ देंगे तो फ्यूचर के 4 भाग हो जाएंगे। जैसे पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
चौथा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से सब मिलाकर के हो गए 12। मैंने प्रेजेंट के 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो है 4 हो गए। 5वां से शुरू होगा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 6वां जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और 7वां जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, 8वां जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 9वां में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 10वां जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, 11वां जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और 12वां और अंतिम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी स्पेलिंग जो है आप लोग जान लीजिएगा कि स्पेलिंग जो है कभी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अंग्रेजी में जो है स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक का जो है वो अगर जो हमारे लिखावट में पढ़ने में बोलने में नहीं होता तो हम जो उसमें माहिर माने जाते हैं। वैसे इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी स्पेलिंग है PRESENTINDEFINITTENSE। और सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENTCONTINUOUSTENSE। थर्ड है PRESENTPERFECTTENSE। और फोर्थ है प्रेजेंट मैंने PRESENTPERFECTTENSE। ये हो गया। अब जो है जब आप लोगों ने जान लिया कि प्रेजेंट वो जो है टेंस के 3 भाग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और एक एक के जो है 4 भाग, सब मिलाकर के 12 हो गए। अब हम जो है वो पहचान भी आप लोगों को बता दिए हैं। फिर जान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल उसको कहेंगे ऐसे बात जिनके अंत में है या हूँ या हो आया हो, जो समय चल रहा हो उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस कहते हैं जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जो समय बीत गया। और भूत का मतलब जो है वो बाईगन, जो समय बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं। और ऐसी बात जिनके अंत में था, थी, थे अथवा या ये आया हो उसको भूतकाल कहते हैं, जो समय बीत गया हो। और फ्यूचर टेंस या FUTURETNSE जिसको भविष्यकाल कहते हैं, ये वो समय होता है जो आने वाला हो, जिसको हमने न अभी देखा हो, न सुना हो, न जाना हो, उसको भविष्यकाल। और इसकी पहचान है कैसे बात जिनके अंत में गाजे भी आया हो उसको भविष्यकाल कहते हैं। इस तरह से इसके भाग भी आपने पढ़ लिया और इसके विभाग आपने पढ़ लिया। अब क्रम से एक एक टेंस जो है वो विस्तार से लेकर हम चलेंगे, उसकी पहचान बताएंगे और अनुवाद करने का जो है नियम बताएंगे, उसके फार्मूला बताएंगे, उसका सूत्र बताएंगे, और आप लोग इसको जो जानते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान में अभी पहचान को इंग्लिश में रिकग्निशन कहते हैं। तो ऐसी बात जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये सब आता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कहते हैं। ये तो आपकी पहचान हो गई। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी जो है वो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव मैंने 4 तरह की वाक्यां होंगी। तो पहले जो है आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य।
तो आप लोगों ने मेन पहचान जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब कहेंगे। और इसमें पहला आता अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य वो होता है जिसमें कार्य का जो है वो होना स्वीकार किया जाता है, माना जाता है कार्य हो रहा है। इसमें जो है वो निगेशन की या जो है इंट्रोगेशन कोई बात नहीं होती है, इसमें कार्य को होने को स्वीकार किया जाता है। तो जैसे है इसमें मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, इसमें कार्य के होने को स्वीकार किया गया है कि मैं जाने का काम करता हूँ। तो इसमें जो अनुवाद का नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस में वो है, हाँ आप लोग ये भी जान लीजिएगा अंग्रेजी में जो है वो वचन जो होते हैं, जो नंबर होते हैं, दो होते हैं। पहला जो है वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, और दूसरा जो है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में कहते हैं एक वचन। एक वचन यानी इंग्लिश में दो ही वचन है, सिंगुलर प्लूरल। और सिंगुलर नंबर उसको कहते हैं जहाँ एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे है वो आई हुआ, ही हुआ, सी हुआ, राम हुआ, मोहन हुआ, सूरज हुआ, ये सब जो एक वचन आते हैं। और प्लूरल नंबर को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। बहुवचन माने जब एक से अधिक हो गए तो ही प्लूरल नंबर हो गया, या जो है बहुवचन हो गया। जैसे जो है राम और श्याम, हम माने वी, दे वे, THUI, और जो है वो यू, ये सब जो है प्लूरल में आते हैं। तो इसमें आप लोग को जानना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बात करने के लिए ये जो है आई, यू, वे, दे या बहुवचन कर्ता के साथ पहले जो है सब्जेक्ट का जो है वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो या जो है उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट। ये जो है इसका नियम है। और सिंगुलर नंबर ये जो है वो कर्ता एक वचन है तो उसका अनुवाद कैसे होगा? तो जो है वहाँ सिंगुलर नंबर के लिए, ये सिंगुलर नंबर के लिए है और एक प्लूरल नंबर के लिए है। सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या एक वचन करता, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का मतलब एक वचन करता, ही, सी, इट या एक वचन कर्ता के साथ क्या किया जाएगा? पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसका सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है तत्पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे राम अपने घर जाता है तो पहले सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट राम है, राम, और जाना के इंग्लिश होता है गो,
लेकिन चूंकि जो है राम ने वचन काटा इसलिए जो है गो में ई एस जोड़ेंगे, गोज हो गया राम गोज। और उसके बाद जो है वो टू हिज हाउस, राम गोज टू हिज हाउस। राम गोज टू हिज हाउस, देखो इसमें जो है काम करता है, वो जो है मेन वर्ड थी उसके फर्स्ट पार्ट ये जोड़ा गया है, और ही अपना और हाउस बन गया। और इसमें जो है ये प्लूरल नंबर वाले में है, जैसे इसमें ऐसा है कि जो प्लूरल वाले में है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें जो है आई के साथ भी जो है वही बहुवचन क्रिया लगती है, माने इसमें ऐसी ऐसी नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल में जैसे जो है मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्या हो जाएगा, मैं इंग्लिश आई इसके माने में होता है जहाँ कहीं भी लिखा जाएगा ये हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा। आई टीच, इसमें टीच नहीं होगा, आई टीच यू, ये हो गया। जैसे सूरज पूरब में निकलता है और सूरज की इंग्लिश होता है सन, सिंगल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, आप लोग इसको बराबर लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल में सूरज पूरब में निकलता है, सूरज की इंग्लिश सन, तो आप हाँ सूरज की इंग्लिश सन होता है या सूर्य, ये सन होता है या सूरज जिसके माने खुद होता है, जिसको बेटा कहते हैं। तो देखो ऐसा है कि जो है जो प्रकृति की रचनाएं हैं, जो प्रकृति की महान वस्तुएं हैं, उनके नाम के पहले जो है दाड की जो है जरूर लगाया जाता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे जल धरती ये जो प्रकृति की सिर्फ रचनाएं हैं, इनके नाम के पहले जो दा लगेगा, तो सन की पहले हो गया दी सन। और निकलना या उदय होना की इंग्लिश होता राइज, क्योंकि सूरज एक वचन है इसलिए जो है राइज में यस जो है और जुड़ जाएगा दी सन राइज। और निकले इन द ईस्ट, उन्हें दिशाओं के नाम के पहले भी रखता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मोहन और सोहन विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। मोहन और सोहन, अभी जो है सब्जेक्ट जो है जो एक अधिक हो गया ना तो प्लूरल हो गया बहुवचन, इसमें जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा, मोहन एंड सोहन, और जाने के मीन गो। और जब जो है जाने के साथ साथ में स्थान का नाम भी दिया गया हो तो वहाँ उस स्थान के नाम के पहले टू लगाते हैं, तो माने जो है वह स्थान क्या है, विद्यालय है, स्कूल के पहले टू। यह मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल। अब
अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। क्या हो गया, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। देखो यहाँ है आया है, तो हम इसको जो है बहुवचन में भी अनुवाद कर सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा, या जो है सिंगुलर में करेंगे तो भी, क्योंकि अध्यापक के जो है वो सम्मानी पद होता है, इसलिए आदर के लिए हम पढ़ाता है कहने में जो है बुरा लगता है, पढ़ाते हैं हम कहेंगे। तो अध्यापक द टीचर, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट जो है पोस्ट है और पद है संसार का, इसलिए जो है अध्यापक के नाम के पहले ही जो है द टीचर, टीचर टीचेज अस, द टीचर टीचेज अस। जब बहुवचन में लिखेंगे तो द टीचर टीचर अस माने हमें। क्या आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, स्वीकारात्मक वाक्य, इसमें कार्य जो है होता रहता है। अब आप जो है अफर्मेटिव के बाद वाला देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की स्पेलिंग AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसमें देखिए निगेटिव, इसमें देखिए NEGATIV हिंदी में नकारात्मक वाक्य। पहचान ऐसे वाक्य जो हिंदी के हों, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, हिंदी कैसे वाक्य जिनके अंत में जो है वो माने ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये तो आए ही, साथ में जो है उसमें कार्य का होना जो है अस्वीकार किया गया है, कार्य ना हो रहा हो, माने वाक्य के बीच में जो नहीं आया हो या ना आया हो, उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिसमें कार्य करने को इनकारा गया हो उसको नकारात्मक वाक्य कहेंगे। और इसमें समझ लीजिए कि जो है वो सिंगल नंबर सब्जेक्ट, उदाहरण में सिंगल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और जो है इसके बाद जो है वो सिंगल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है वो डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। और उसके बाद जो है मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण में जैसे है राम श्याम को नहीं पढ़ाता है, तो पहले जो है राम करता है, और जो राम के साथ जो डज नॉट हो जाएगा, क्योंकि करता ही होता है, राम डज नॉट। अब देखो इसमें जो है वो जो मुख्य क्रिया है उसकी जो है उसका फर्स्ट पार्ट लिखा जाएगा, उसमें यस या यस नहीं रहेगा, क्योंकि वो काम जो है हमारा इसमें हो गया। राम डज नॉट टीच श्याम, यह हो गया, राम डज नॉट टीच श्याम। तो सिंगल का एग्जाम्पल हो गया। प्लूरल का देख लीजिए, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का, जैसे वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, वे अपने विद्यालय नहीं जाते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वे की इंग्लिश होता है दे।
दे जो है ही या सी का प्लूरल है। ही माने वह जो पुरुष के लिए प्रयोग होता है अकेले के लिए, और सी वह जो स्त्री या लड़की के लिए प्रयोग होता है उसके लिए, दोनों का प्लूरल है दे। वे अपने विद्यालय नहीं जाते हैं। देखिए वे का जो है कि जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो है डज नॉट नहीं बल्कि जो है डू नॉट लगेगा। दे डू नॉट गो टू। देखो दे के साथ जो है या वे के साथ अपना के लिए, जैसे अपना है और इंग्लिश में दे के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, डियर लगेगा। डियर DHEIR। और विद्यालय की इंग्लिश होती है स्कूल। दे डू नॉट गो टू डियर स्कूल। ये हो गया। ये तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब तीसरा आता है आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव हो गया स्वीकारात्मक, दूसरा निगेटिव हो गया नकारात्मक, और तीसरा आएगा जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में जो है आपने अफर्मेटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में जो है मैंने जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, कुछ जानने की इच्छा जाहिर की गई हो, उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ऐसे वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क जो है ये जरूर लगा होता है। इसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक जो है वो निशान, प्रश्नवाचक शब्द। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो तरह के होते हैं। ये जो है दो प्रकार के। पहला जो है ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क से समाप्त हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य हुए। और दूसरा है ऐसे वाक्य जो जिनके बीच में जो है प्रश्नवाचक शब्द आए हो। ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हो, ये भी जो है क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं। पहले को उदाहरण देखिए। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आया हो, जैसे क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये हो गया पहले का उदाहरण। दूसरा है मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ। तो देखिए पहले का क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो इसमें ऐसा है कि अगर कोई वाक्य जो है क्या से शुरू हुआ और वाक्य में क्वेश्चन मार्क तो आया हो, तो उसका अनुवाद करने के लिए उससे जो है टेंस को ध्यान में रखते हुए और उसके वचन को ध्यान में रखते हुए जो उसकी सहायक क्रिया बनती है सिंगुलर या प्लूरल की, उसी को हम पहले लगा देते हैं। जैसे क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो इस जो है मैं क्रिया सहायक क्रिया जो है वो डू का इस्तेमाल किया जाएगा। डू आई टीच यू, ये हो गया। और दूसरा जो है क्या मैं मैंने ये जो है क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, डू आई टीच यू हो गया। और मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ। अब
अब इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो जब प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी जो है हम सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद टेंस को ध्यान में रखते हुए और उसके वचन को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया लगाएंगे। और कर्ता जो है तीसरे स्थान पर लगता है, कर्ता चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो वो तीसरे स्थान पर चला जाएगा। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश और उसके बाद टेंस और वचन को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया, तीसरे स्थान पर जो है सब्जेक्ट चाहे नाउन चाहे प्रोनाउन, और उसके बाद मेन वर्ड का जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इसमें है व्हाट हो गया क्योंकि क्या की इंग्लिश है व्हाट, और उसके बाद आई सहायक क्रिया टू, और उसके बाद जो है कर्ता आई है व्हाट डू आई, और पढ़ाना की इंग्लिश होता है टीच, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है यू, क्वेश्चन मार्क लगाना जो है नहीं भूलेंगे, नहीं करते हैं, व्हाट डू आई टीच यू। और देखो ये जो है जो प्रश्नवाचक शब्द है इंट्रोगेटिव वर्ड है उसकी इंग्लिश आप लोग जान लीजिए। जो है हम थोड़ा जो है प्रश्नवाचक वाक्य में जो है प्रश्नवाचक शब्द मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड्स इसको कहते हैं। ये है और यही जान लीजिए क्या, क्यों, कैसे, क्या क्यों कैसे, कौन, कब, किसको, कितने, क्या की इंग्लिश जो है व्हाट, क्या की इंग्लिश व्हाई, कैसे का जो हाउ, कौन का हु, कब का व्हेन, किसको का whom, कितने का हाउ मेनी, और कैसे, कहाँ कहाँ, कहाँ की इंग्लिश जो है, ये सब हो गए। क्या की इंग्लिश व्हाट है, WH